बैठ गए अब मैं कोई मेहनत नहीं करूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा, एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आरबीआई के ये मेन काम लिख लीजिए जल्दी से। पहला काम इसका करेंसी छापना है ना। दूसरा काम है करेंसी कैसे छापते, मैंने बताया आपको अभी 5000/1000, 5 रुपए बताया था मल्टीपल उसका। बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, अंतिम ऋणदाता है फॉरेक्स से। अब जैसे सीआरआर डिसाइड करता है, एसएलआर डिसाइड करता है, तो सीआरआर का पैसा कई बार क्या करता है, आरबीआई किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देता है। जैसे मान लीजिए रतन टाटा आया कि भाई मैं, रतन टाटा की कंपनी आई कि भाई मान लीजिए मेरे को कोरस कंपनी खरीदनी साउथ अफ्रीका की 56,000 करोड़ की, तो वो जिन बैंकों से नगद लेगा सीआरआर, उसमें मिल जाएगा ब्याज। तो आजकल बंद हो गया, तो वो सीआरआर पे वो कुछ ज्यादा परसेंट पैसे पे आपको रिवर्स रेपो के रूप में इंडस्ट्रिस्ट को दे देता है। तो अभी हम ये एसएलआर, सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम लोग आरबीआई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी आप 34 मत बोलना, 34, राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ है। अगर आप फैक्ट गलत कर दोगे तो समझ लो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है क्या? तो ये आपका आरबीआई के बारे में बेसिक बातें हुई। अब यहां पर एक आपके सिलेबस में है व्यापारिक बैंक। आपके सिलेबस में क्या है देखो, आप कमर्शियल बैंक है, तो ये खाचा बना लीजिए। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो राष्ट्रीयकृत बैंक है 12 है, प्राइवेट बैंक 21 है ना। जो आपके 12 जो आपके जो अन्य बैंक है, आपके रीजनल रूरल बैंक है वो 43 है, फॉरेनर बैंक 45 है। तो ये जितने भी कमर्शियल बैंक है अनुसूची 2 आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और गैर अनुसूचित बैंक जो है उनमें आपके ये आते हैं अर्बन बैंक, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है 1434, स्टेट कॉर्पोरेशन है ना, आपके जो लैंड एरिया बैंक है 2, इसके अलावा जो अन्य है ये भूमि विकास बैंक जो 2 है भारत में, कोस्टल और कृष्णा भीमा, एक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में। तो 1934 के अनुसूची 2 के अनुसार ये व्यापारिक बैंक है। इनके बारे में लिख लीजिए जरा जल्दी से, लिख लीजिए। इतना लिख लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा हमको बताने में, फिर काम की चीजों को पढ़ाते चलेंगे अपन। मैं एसएलआर, रेपो रेट, ये वाला जो टॉपिक है बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं पहले आरबीआई और उससे जुड़ी हुई चीजें बेसिक पढ़ा दे रहा हूं। कंसेप्चुअल क्लास आरबीआई पे लूंगा मैं बाद में, ठीक है क्या? अब इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, बताया मैंने कि 69 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी जी ने किया था जुलाई में, और अप्रैल 80 को हुआ था 6 का। बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मिल गया था तो 19 हो गए थे, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या घटकर कितनी हो गई है? 12। और जितने भी एनबीएफसी हैं जो बैंकों की तरह तो होते हैं, परंतु आरबीआई ने इनके लिए लोकपाल योजना कब लाई थी? 23 फरवरी 2018 को ये क्वेश्चन आया था। तो अभी एनबीएफसी भी अपन डिटेल में देखेंगे, एनबीएफसी क्या होती है, एनबीएफसी के पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल काम का पढ़िए, बिल्कुल काम का, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, ठीक है क्या? तो ये जितने भी हमने पूरे बैंक सिस्टम है इसको तो हम देखेंगे। पूरे 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों को हम पढ़ा चुके हैं, समझ रहे, उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? ये चीज ध्यान रखें। अब सीधा जाइए आप अपने अगले टॉपिक पे, और अपना अगला टॉपिक जो है वो है आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपके सिलेबस में है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर बाजार से रिलेटेड है। आपको बता दूं जैसे बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, बोला है कि नहीं, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, वैसे सेबी शेयर मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए। और इरडा जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इंश्योरेंस पे है। और इसके अलावा जो पेंशन अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पेंशन सेक्टर पे है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 88 में बना, 92 में इसका संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अभी माधुरीपुरी बूच को हटाकर इसमें तुहान पांडे जी को बनाया गया है, ठीक है क्या? तो 92 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला है, हमने डिटेल में पढ़ा भी है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप यहाँ पे लिख लीजिए। और इसके 2 एक्सचेंज महत्वपूर्ण बताए थे मैंने आपको, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में बना, इसे सबसे बड़ा पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 91 में बना। 3 लाख जो मेन कंपनियां रजिस्टर्ड है उसमें से 3% जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं वो सेबी के थ्रू जुड़ी हुई हैं। तो प्लीज इसको लिख लीजिए, आपने लिखा है तो भी लिख लीजिए, पॉइंट बना करके, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? और उसके बाद फिर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, फिर अन्य चीजों पे भी हम चलेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ पर? बोलिए सर, नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? तुहान पांडे अभी माधुरीपुरी बूथ सेबी के एक कंट्रोवर्शियल इशू के कारण चर्चा में रही, तो उनको जो है अपने हाथ पद से हाथ धोना पड़ा था, याद है आपको?
हाँ, तो अभी तुहानकांत पांडे है इसके चेयरमैन। कौन है? हाँ, तुहिनकांत पांडे, याद रखिएगा आप। वेरी नाइस। कुछ पैसा देना पड़ता, अब इसके अलावा चल, अब आते हैं अगले पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके 150 साल पूरे हो रहे हैं 1875, है ना, 2025। और 2005 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन गया। और ये भारत की जो 3 लाख मोस्ट कंपनियां हैं उसमें से 3% जो टॉप मोस्ट कंपनियां है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है। ठीक है क्या? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नाम था, 1875 में बना, इंपॉर्टेंट है, डिटेल डिस्कशन इसमें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बात समझ रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स से रिलेटेड, इसका संवेदी सूचकांक सेंसेक्स है, जो मित्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर 78-79 में आया था, जिसमें टॉप मोस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बेहतरीन कंपनियां रजिस्टर्ड है। बताया था मैं, शेयर के रेट बढ़ते तो बबल, गिरते हैं तो क्रैश। याद आ रहा है कुछ? रोलिंग सेटलमेंट स्कीम। अब आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1991 में बना, शेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 में इसको भी जो है स्टेबल किया गया है। सेबी के अंडर काम करने वाली संस्था है। एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन हेड हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे भारत में देखे जाए तो टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। हाल ही में कनाडा स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी गई है। और सबसे ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में 3000 के ऊपर, और सबसे कम कंपनी रजिस्टर्ड है मगध स्टॉक एक्सचेंज में 33 के आसपास। मध्य प्रदेश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर। हाल ही में कनाडा स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द हो गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? याद रहेगा, बेंगलुरु का जो कनाडा स्टॉक एक्सचेंज उसकी मान्यता रद्द हो गई है। और इसको हमने ग्रुप में ऑलरेडी डाल देना है, इसलिए चिंता नहीं करना। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट शेयर मार्केट्स है, डो जोन्स है न्यूयॉर्क का, उसके अलावा आपका निक्की है, नैस्डैक है और हैंगसेंग है, याद रखिएगा। एशिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है जकार्ता। और इंडिया का जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज उसकी भी 400% की ग्रोथ है। कितने परसेंट की ग्रोथ है? 400% की ग्रोथ है। कितने परसेंट की ग्रोथ है? 400% की ग्रोथ है। तो अब हमारा अगला टॉपिक एनबीएफसी चालू हो रहा है। क्या चालू हो रहा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसको भी एक बार रिवीजन के रूप में भी लेंगे मींस के हिसाब से। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, बैंकों की तरह ही काम करने वाली संस्था है एनबीएफसी। कौन है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जैसे चिटफंड कंपनियां सब आती है, 2 तरीके की होती है, फिक्स डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट। आपका पैसा जमा करती है, आवश्यकता पड़ने पर लोन देती है, परंतु इसके अंदर वो सुविधाएं बैंकिंग सिस्टम जैसी होती है, परंतु ये एनबीएफसी की गाइडलाइन थोड़ी अलग होती है, कंपनी अधिनियम 56 के अनुसार चलती है। बात समझ रहे हैं? तो एनबीएफसी और बैंक में मूलभूत काम तो वही होते हैं, अंतर थोड़ा बहुत होता है। जैसे आप देखेंगे बैंक भी चेक जारी कर सकता है, एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकती, बैंक कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड ही कर सकता है। ये डीआईसीजी लागू नहीं करेगा, अगर ये नष्ट हो गया तो आपके 5 लाख भी नहीं मिलेंगे। याद करो 1978 वाला सिस्टम। ठीक है क्या? लाइसेंस नहीं है, इनको है डिमांड ड्राफ्ट। डबल मनी जो हुआ था ना आपका, वो एनबीएफसी चिटफंड कंपनी थी। लोगों को सोचना चाहिए था एनबीएफसी में पैसा कैसे लगाएं। तो एक कुल मिलाकर के यहाँ पर आप मान के चलिए कि एनबीएफसी को लेकर के ये कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में बहुत सारी चीजें एनबीएफसी के अंदर आती हैं, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। तो एनबीएफसी को लेकर के डिटेल में हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे और एक व्यापार का अपडेट करके फिर हम टॉपिक को अपने आगे बढ़ा देंगे। उतार लीजिए सिर्फ एनबीएफसी को, उतार लीजिए भाई जल्दी से, एनबीएफसी को उतार लीजिए। ठीक है, एनबीएफसी को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट तो रखना ही नहीं चाहिए वैसे भी। ठीक है क्या? और ये जो सारा का सारा मैनेजमेंट होता है आरबीआई के माध्यम से होता है, या जो भी चीजें होती हैं। तो अपन आरबीआई के कामों में चल रहे थे, याद करो, काम में चल रहे थे, आरबीआई के काम में चल रहे थे। अपन यहां तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई डाउट? बेसिकली प्रीलिम्स के हिसाब से। और आरबीआई ने 23 फरवरी 2018 को एनबीएफसी के लिए भी गाइडलाइन लाई थी। आरबीआई बना कब था? मैंने बार बार बोला, 1926 में हिल्टन एंड आयोग की रिकमेंडेशन पर ये बना था। इसके क्या काम होते हैं ये भी मैंने बता दिया था।
अब हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व है, एसडीआर जिसमें 5 देशों की करेंसी है, रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, ये सारी चीजें हमारी फॉरेक्स में आती है। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन भी है कि फॉरेक्स में जो विदेशी मुद्रा है उसमें क्या क्या आता है। हमारा 650-700 के आसपास अभी हो गया है, 697 के आसपास हो गया हमारा फॉरेक्स। 657 था पिछले साल, अभी 697, 700 के आसपास हो गया है। तो हमारे फॉरेक्स में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी आएगा, गोल्ड रिजर्व आएगा, स्पेशल ड्राइविंग राइट जो 5 कंट्री का वो आएगा, और जो रिजर्व पोजीशन जो ट्रेंच होता है आईएमएफ का वो आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब सीधे आ जाओ फॉरेन। अभी जो हमारा फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लगभग 687.97 है 2025 दिसंबर में। ये पिछले साल से इस बार ये बढ़ा है हमारा फॉरेक्स, समझ में आ रहा है? हमारा फॉरेक्स जो है बढ़ गया है। इसको लिख लीजिए फॉरेक्स के डाटा को प्लीज। उसमें 90% तो हमारा फॉरेन करेंसी है, गोल्ड रिजर्व हमारा 9.932 है, समझ आ रहा है? ये लिख लीजिए डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें जो जो टॉपिक हम करा रहे हैं उनको कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत? विदेशी मुद्रा भंडार हो गया टॉपिक, बोलेगा सर नो। इसकी पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, पूरे नोट डाल देंगे इंग्लिश में, आरवे पूरा डाल देंगे। थोड़ा सा शाम को हम व्यस्त है, रात में पूरा डाल देंगे, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में डाल देंगे डिटेल।